आइए आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। हम अक्सर सुनते हैं पावर शेयरिंग यानी सत्ता का बंटवारा, लेकिन क्या सच में सत्ता बांटने से कोई लोकतंत्र मजबूत होता है? चलिए आज कुछ अहम सोर्स मटेरियल के जरिए इसी बात की गहराई में चलते हैं। अब शुरुआत इस एक बड़े सवाल से करते हैं। आमतौर पर जब हम कोई चीज शेयर करते हैं या बांटते हैं तो हमारे पास वो चीज कम हो जाती है ना? तो फिर पावर यानी सत्ता के मामले में ऐसा क्यों कहा जाता है कि इसे बांटने से लोकतंत्र और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है? इसके पीछे का लॉजिक समझने के लिए आज हम दुनिया के दो अलग अलग देशों की असल कहानियों से गुजरेंगे। पर उन कहानियों पर जाने से पहले एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, एथनिसिटी यानी जातीयता। देखिए, ये कोई किताबी शब्द भर नहीं है। असल में जब कुछ लोगों की संस्कृति, भाषा या धर्म एक जैसा होता है तो वो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं और एक समूह बना लेते हैं। इसी सामाजिक विभाजन को एथनिसिटी कहते हैं और यही आगे चलकर किसी भी देश की राजनीति की दिशा तय करती है। तो हमारी पहली केस स्टडी है यूरोप का एक बेहद छोटा सा देश, बेल्जियम। अंदाजा लगाने के लिए इसका साइज हमारे हरियाणा राज्य के बराबर ही समझ लीजिए, लेकिन इसका जो भाषाई ढांचा है ना, वो बहुत पेचीदा है। अगर पूरे देश के स्तर पर देखें तो पल्ला डच बोलने वालों की तरफ भारी है। फ्लेमिश इलाके में रहने वाले 59% लोग डच बोलते हैं, वहीं वलोनिया इलाके के 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं और बचा हुआ 1% जर्मन बोलने वालों का है। अब कहानी में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो तब आता है जब हम बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की तरफ देखते हैं। पूरे देश का जो डेमोग्राफिक यानी जनसंख्या का गणित था ना, वो राजधानी में आते ही बिल्कुल पलट जाता है। सच में ये किसी पहेली से कम नहीं है। देखिए, ब्रुसेल्स में होता ये है कि फ्रेंच बोलने वाला समुदाय पूरे 80% के भारी बहुमत में आ जाता है और डच बोलने वाले वो सिर्फ 20% रह जाते हैं। जरा सोचिए, जो डच लोग पूरे देश में अपनी संख्या के दम पर मेजॉरिटी में हैं, वही लोग राजधानी के अंदर एक छोटी सी माइनॉरिटी बनकर रह गए हैं। जाहिर है, इस अजीबोगरीब स्थिति की वजह से एक भारी तनाव पैदा होना ही था। ऐतिहासिक रूप से हुआ ये कि अल्पसंख्यक होने के बावजूद फ्रेंच बोलने वाले लोग ज्यादा अमीर और ताकतवर थे। शिक्षा और आर्थिक विकास का फायदा उन्हें पहले मिला और जो बहुसंख्यक डच लोग थे, उन्हें ये सब बहुत बाद में नसीब हुआ। इसी वजह से उन्हें लगने लगा कि वो आर्थिक दौड़ में पिछड़ रहे हैं और इसी असंतोष ने दोनों समुदायों के बीच टकराव की चिंगारी भड़का दी। चलिए अब अपनी दूसरी केस स्टडी की तरफ रुख करते हैं, जो है हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका। ये एक बेहद खूबसूरत द्वीप है, लेकिन बेल्जियम की ही तरह यहाँ का समाज भी भाषा और एथनिसिटी के आधार पर गहराई से बटा हुआ है। यहाँ एक जबरदस्त 74% बहुमत सिंगली भाषा बोलने वालों का है, जो ज्यादातर बौद्ध धर्म मानते हैं। इसके बाद 18% आबादी तमिल बोलने वालों की आती है, जिनमें मुख्य रूप से हिंदू और मुस्लिम शामिल हैं, और बाकी बचे हुए लोग ईसाई या अन्य धर्मों के हैं। अगर हम तमिल माइनॉरिटी को भी थोड़ा और करीब से देखें तो ये भी 2 हिस्सों में बटी हुई दिखती है। इनमें से 13% तो श्रीलंकाई तमिल हैं, जो वहीं के मूल निवासी हैं और मुख्य रूप से देश के उत्तर और पूर्वी हिस्सों में रहते हैं। बाकी बचे हुए 5% भारतीय तमिल हैं। ये उन लोगों के वंशज हैं जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान भारत से श्रीलंका के चाय बागानों में काम करने के लिए ले जाया गया था। अब यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट सामने आता है, मेजॉरिटेरियनिज्म, जिसे हम बहुसंख्यकवाद भी कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये वो सोच है जो मानती है कि जो समुदाय मेजॉरिटी में है, सिर्फ उसी को देश चलाने का पूरा हक है और वो जैसे चाहे वैसे शासन कर सकता है, भले ही इसके लिए माइनॉरिटी की जरूरतों को पूरी तरह से इग्नोर क्यों ना करना पड़े। श्रीलंका ने आज़ादी के बाद बिल्कुल यही रणनीति अपनाई। सबको साथ लेकर चलने के बजाय श्रीलंका ने एक तरफा रास्ता चुना। वहां के नेताओं ने फैसला किया कि देश में सिर्फ 74% सिंघली समुदाय का ही दबदबा रहेगा, मतलब सत्ता को साझा करने की जगह उस पर पूरी तरह से एकाधिकार जमाने की कोशिश की गई। बहुसंख्यकवाद की ये सोच 1956 में एक कड़े कानून के रूप में जमीनी हकीकत बन गई। इस कानून ने तमिल भाषा को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया और सिंघली को देश की इकलौती आधिकारिक भाषा बना दिया। बात यही नहीं रुकी, सरकारी नौकरियों से लेकर यूनिवर्सिटी एडमिशन्स तक हर जगह सिंघली लोगों को खुलकर प्राथमिकता दी जाने लगी। यहां तक कि नए संविधान में भी ये साफ कर दिया गया कि राज्य सिर्फ बौद्ध धर्म को बढ़ावा देगा और उसकी रक्षा करेगा। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि इन सब का क्या अंजाम हुआ होगा। इन भेदभाव भरे कानूनों ने तमिल लोगों के मन में बेगानापन भर दिया। उन्हें लगा कि उनका अपना देश ही उनके बुनियादी अधिकार छीन रहा है।
उन्होंने समानता की गुहार लगाई, क्षेत्रीय स्वायत्ता की मांग की, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। नतीजा, ये अविश्वास और गुस्सा एक बेहद खौफनाक गृहयुद्ध में बदल गया। एक ऐसा गृहयुद्ध जिसने अनगिनत जानें ली और देश को दशकों पीछे धकेल दिया। श्रीलंका की इस पूरी त्रासदी को दिमाग में रखते हुए आइए एक बार फिर से बेल्जियम की तरफ वापस चलते हैं। देखते हैं कि उन्होंने क्या अलग किया। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका वाली गलती नहीं दोहराई। उन्होंने बहुत ही समझदारी से यह स्वीकार किया कि हाँ, हमारे यहाँ सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने टकराव का रास्ता छोड़कर लोगों को जोड़ने का रास्ता चुना और इसके लिए उन्होंने 1970 से 1993 के बीच अपने संविधान को एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 4 बार बदला। अगर हम इन दोनों देशों के रास्तों को आमने सामने रखकर देखें तो फर्क एकदम साफ नजर आता है। श्रीलंका ने जहां कानून का इस्तेमाल लोगों को बांटने और बाहर करने के लिए किया, वहीं बेल्जियम ने अपने संविधान के जरिए सरकार के सबसे ऊंचे स्तर पर समानता को अनिवार्य कर दिया। श्रीलंका में सब कुछ सिर्फ सिंगली भाषा बोलने वालों के लिए रिजर्व कर दिया गया था, जबकि बेल्जियम ने एक ऐसा नियम बनाया जिसके तहत केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच बोलने वाले मंत्रियों की गिनती एकदम बराबर होनी चाहिए थी। बेल्जियम का ये अकोमोडेशन मॉडल असल में एक बहुत ही स्मार्ट 4 स्टेप वाला सिस्टम था। पहला, जैसा हमने देखा, केंद्रीय मंत्रियों की बराबर संख्या ताकि कोई एक गुट मनमानी ना कर सके। दूसरा, राज्य सरकारों को केंद्र से आज़ाद कर दिया गया, वो अब किसी के अधीन नहीं थी। तीसरा, राजधानी ब्रुसेल्स के लिए एक अलग सरकार बनी जिसमें दोनों समुदायों को बराबर पावर मिली। दिलचस्प बात यह है कि डच लोगों ने राजधानी में समानता इसलिए मान ली क्योंकि फ्रेंच लोगों ने केंद्र में समानता मान ली थी। और चौथा, एक बिल्कुल ही नया आइडिया, कम्युनिटी गवर्नमेंट का, जिसका काम सिर्फ कल्चर, एजुकेशन और भाषा से जुड़े मुद्दों को सुलझाना था। तो इस शानदार और इनोवेटिव सिस्टम का रिजल्ट क्या निकला? बेल्जियम ने खुद को किसी भी तरह के गृहयुद्ध या विभाजन से बचा लिया। हाँ, ये मॉडल सुनने में थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन इसने काम बिल्कुल परफेक्ट किया। बेल्जियम पूरी दुनिया के लिए शांति और एकता की एक ऐसी मिसाल बन गई कि जब यूरोपीय संघ बना तो उन्होंने अपनी संसद और हेडक्वार्टर्स के लिए इसी शहर यानी ब्रुसेल्स को ही चुना। जब हम बेल्जियम की शांति और श्रीलंका की गृह युद्ध का विश्लेषण करते हैं तो पावर शेयरिंग का असली लॉजिक खुलकर सामने आता है। इसके मुख्य रूप से 2 कारण होते हैं। चलिए पहले बात करते हैं प्रूडेंशियल यानी युक्तिपरक कारण की। आसान भाषा में कहें तो ये ऐसे फैसले होते हैं जो नफे नुकसान का बहुत ही बारीक हिसाब लगाकर लिए जाते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे घर में कोई 2 बच्चों को एक बराबर जिम्मेदारी दे दे ताकि किसी एक को ये ना लगे कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो सत्ता को साझा करना किसी भी देश को एक टुकड़े में बनाए रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है। ये समाज के अलग अलग गुटों के बीच लड़ाई झगड़े की गुंजाइश को ही खत्म कर देता है। सत्ता की साझेदारी से देश में एक लंबे समय तक चलने वाली राजनीतिक स्थिरता आती है और सबसे बड़ी बात, ये बहुसंख्यक समुदाय की तानाशाही पर रोक लगाता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि बहुसंख्यक की तानाशाही सिर्फ अल्पसंख्यकों को ही नहीं कुचलती, बल्कि आगे चलकर वो खुद बहुसंख्यक समुदाय के लिए भी उतनी ही खतरनाक साबित होती है। लेकिन सिर्फ नफे नुकसान की बात नहीं है, पावर शेयरिंग का एक बहुत ही गहरा मॉरल या नैतिक कारण भी है। सच तो ये है कि सत्ता का बंटवारा ही लोकतंत्र की असली आत्मा है। इसके बिना कोई भी सिस्टम खुद को लोकतांत्रिक कैसे कह सकता है? देश के लोगों का ये बुनियादी हक है कि उनके ऊपर कैसे शासन किया जा रहा है, इस बारे में उनसे पूछा जाए, उनकी राय ली जाए। इसी से एक ऐसी जायज सरकार बनती है जहां हर एक नागरिक सिस्टम का हिस्सा महसूस करता है और देश की तरक्की में उसका अपना एक स्टेक होता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए आखिर में बस इस एक सवाल पर थोड़ा विचार कीजिए। बेल्जियम और श्रीलंका की इन 2 बिल्कुल अलग कहानियों से हमें जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो इसी में छुपा है कि अगर सत्ता को बांटना ही लोकतंत्र की असली आत्मा है तो क्या कोई भी समाज इसके बिना कभी भी सही मायने में आबाद हो सकता है? इतिहास हमें इसका जवाब बहुत ही साफ शब्दों में दे चुका है। तो बस ये याद रखिए कि सत्ता को बांटने से वो कम नहीं होती, बल्कि वो पूरे देश को एक साथ और ज़्यादा मजबूत बनाती है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।